हाय स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग अकाउंट्स। इस चैनल में आपको कुछ अकाउंटिंग टिप्स या ट्रिक्स मैं आपको सिखाऊंगा। और आज की जो वीडियो है वो हमारे अकाउंटिंग कंसेप्चुअल के ऊपर पार्ट 2 के ऊपर मैंने वीडियो बनाया है। तो चलिए आज हम अपने वीडियो पे चलते हैं। अकाउंटिंग कंसेप्ट बेसिक पार्ट 2। आज बेसिक पार्ट 2 में मैंने 3 टॉपिक मेरे को कवर करने थे। जो टॉपिक मैंने लिखे हैं नीचे, जो टॉपिक कवर इस फर्स्ट टॉपिक है 5 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। दूसरा है गोल्डन रूल एंड तीसरा है जर्नल एंट्रीज प्रिपेयर कैसे करते हैं। तो चलिए पहले हम अपने फर्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, 5 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। 5 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग में मैंने पहला कंसेप्ट मैंने ये लिया है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। अगर आप देखेंगे मैंने डेफिनेशन लिखी है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट के ऊपर। ये है कि अ बिजनेस ट्रांसैक्शन शुड बी रिकॉग्नाइजिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। द ट्रांसैक्शन कुड बी रिकॉर्डेड इन होमोजीनियस एंट्रीज विद डिनोमिनेटर ऑफ कॉमन मनी। इसका मतलब क्या है कि कोई भी ट्रांजैक्शन या कोई भी इवेंट अगर हम रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, रिकॉग्नाइज का मतलब है कोई भी हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं बुक्स के अंदर, तो उसका मेन कंसेप्ट क्या होना चाहिए। पहले बात तो कि कॉमन मनी होनी चाहिए। मनी टर्म्स में ही हम उस एंट्री को हम क्या कर सकते हैं, बुक्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर मनी नहीं होगा, किसी ट्रांजैक्शन को हम मनी के टर्म्स में हम वो नहीं कर सकते, क्या कहते हैं, डिनोमिनेट नहीं कर सकते हैं, या मनी के टर्म्स में हम उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते हैं या उसको पहचान नहीं पाते, तो हमारे लिए बड़ी मुश्किल होगी। इसके लिए मैंने एक एग्जांपल आपको अच्छे से समझने के लिए मैंने लिखा है। अ बिजनेसमैन वोन रुपीज 3 लाख मशीन शोज इन असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट में एक मशीन तो लिख दिया, अब मशीन की क्या वैल्यू है, क्या वो वर्थिंग ऑफ द मशीन है, मतलब जितना हमने वर्थ लिखा हुआ है क्या वो वाकई में मार्केट वैल्यू उसकी है कि नहीं। तो ये सब एनालाइजिंग के लिए हम जब तक उसके अमाउंट नहीं लिखेंगे, परचेसिंग अमाउंट, जैसे अभी इसमें मैंने लिखा है 3 लाख। ये 3 लाख जो है ये मनी मेजरमेंट कंसेप्ट है। इस मशीन की जो वैल्यू है या इस मशीन की जो फेयर वैल्यू है वो 3 लाख रुपए। तो इस तरह से एक कंसेप्ट, जो पहला कंसेप्ट मैंने जो अभी डिस्क्राइब किया है वो मनी मेजरमेंट। तो मनी मेजरमेंट होना बहुत ज़रूरी है किसी भी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन के लिए। देन सेकेंड कंसेप्ट जो है वो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। अब गोइंग कंसर्न कंसेप्ट का मतलब क्या है वो पहले हम समझ लेते हैं। एज पर द कंसेप्ट क्लैरिफाई itself that the business is assumed to be going indefinite period of business and owner never have an objective for shut down the business any period of future, so it is known as going concern entity। इसका मतलब क्या है, कभी भी बिजनेसमैन जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो ये सोच के स्टार्ट नहीं करेगा कि उसकी बिजनेस 6 महीने बाद या 10 महीने बाद या 1 साल बाद या 3 साल बाद कभी वो बंद हो जाए। वो हमेशा यही सोचता है कि मेरा जो बिजनेस मैंने आज स्टार्ट किया है ये गोइंग कंसर्न हो, ये हमेशा फ्यूचर तक चलता रहे, मेरी पोस्टियाँ भी इस बिजनेस को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो इस कंसेप्ट का मतलब क्या है कि कभी भी इस बिजनेस को हम पेपर में या फिजिकली इसको बंद बंद हो जाए ऐसे फ्यूचर में, ये हम नहीं सोचते हैं। तो इसलिए कभी भी हम जब भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं हम यही सोचते हैं कि कैरी फॉरवर्ड होगा ये बिजनेस। और जब ये कैरी फॉरवर्ड होगा तो हमारे सारे बैलेंसेस जो अकाउंटिंग के होते हैं वो सारे कैरी फॉरवर्ड होते हैं नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर ऐसे। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। नाउ हम अगले कंसेप्ट में चलते हैं, जो तीसरा कंसेप्ट है। तीसरा कंसेप्ट है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट का मतलब क्या है। हमारे इंडिया में 2 टाइप ऑफ अकाउंटिंग पीरियड है। या तो एक कैलेंडर पीरियड जिसको हम अडॉप्ट कर सकते हैं, मतलब 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक एक फिजिकल पीरियड मान लेंगे या एक कैलेंडर पीरियड मान लेंगे। इस पीरियड को हम ये मान बोलेंगे कि मतलब कि 1 जनवरी से लेके जितना भी ट्रांजैक्शन हमने रिकॉर्ड किया 31 दिसंबर तक, ये एक एक साल का हुआ। फिर आफ्टर 31 दिसंबर सारे के सारे बैलेंसेस को हम कहाँ कैरी फॉरवर्ड करेंगे, नेक्स्ट 1 जनवरी नेक्स्ट मंथ नेक्स्ट ईयर सॉरी। तो नेक्स्ट ईयर करने का मतलब क्या है कि एक पीरियड का जो भी अकाउंटिंग बैलेंसेस है या बैलेंस शीट है या फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ये सारा क्लोज करके हम नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करते हैं। ऐसे ही हमारा जो फिजिकल पीरियड है वो फिजिकल पीरियड का हम ये बोलते हैं 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च। तो बिजनेसमैन के पास 2 चॉइसेस हैं, या तो वो कैलेंडर पीरियड को अडॉप्ट करके वो अपने बिजनेस को रन करता रहे, या फिर फिजिकल पीरियड को अडॉप्ट करके अपने बिजनेस को रन करता रहे। पर एक बार जो वो अडॉप्ट कर लेगा उसको वही कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा एवरी ईयर। क्योंकि बीच में हम बार बार चेंज करेंगे तो हमें आरओसी में भी जाके हमें पहले सबमिट करना पड़ेगा, क्यों हम चेंज कर रहे हैं, डिटेल्स देनी पड़ेगी, ये सारी चीज़ें बहुत लंबा प्रोसेस है। तो स्टार्टिंग में जब भी कोई बिजनेसमैन अपना बिजनेस स्टार्ट करता है तो पहली बार में ही वो डिसाइड कर लेता है कि या तो उसे अपने बिजनेस कैलेंडर पीरियड के हिसाब से रन करना है या फिजिकल पीरियड के हिसाब से। ठीक है सर। उसके बाद
अब नेक्स्ट कंसेप्ट हमारे उसमें आते हैं, वो है द कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस प्रूडेंस कंसेप्ट। प्रूडेंस कंसेप्ट का मतलब क्या है? दिस कंसेप्ट इज टू बी नॉट ओवर डू and never creating the window dressing financial statement report in front of the stakeholder. This can be stated delay in recognizing the income unless one is reasonably near, and second is immediately recognize the expenses when reasonably near. प्रूडेंस कंसेप्ट का मतलब क्या है, पहले हमें ये समझना है। कोई भी इनकम हो या एक्सपेंस हो, उसको अननेसेसरी के लिए हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जब तक वो हुआ नहीं या होने वाला नहीं, हम नहीं रिकॉर्ड करते। जैसे कि अगर मान लो मेरा कोई एक्सपेंस अगले साल होना है, तो हम इस साल अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो एक्सपेंस को डालकर हम नहीं दिखाएंगे कि मतलब कि हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कि मतलब कि हमारा ये एक्सपेंसेस है जो होने वाले हैं नेक्स्ट ईयर में, और अभी से हम उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, नहीं। अगर वो नेक्स्ट ईयर है तो नेक्स्ट ईयर के पार्ट में जाएगा। अगर वो इस साल होने वाला था, बाई चांस किसी अनसर्टिनिटी की वजह से वो एक्सपेंस जो है नेक्स्ट ईयर ट्रांसफर हो गया है, तो हम अपने यहाँ पे प्रोविजन के थ्रू या डाउटफुल के थ्रू या कुछ भी हम ऐसे एक्सपेंसेस को हम लेते हैं, ऐसे ही इनकम के उसमें। तो इसलिए मैंने आपको एक बेटर तरीके से समझने के लिए फॉर एग्जाम्पल के नाम पे मैंने एक दे रखा है। इफ एनी बिजनेस मैन डील विद द कस्टमर फॉर ₹3 लाख गुड्स एंड गेट द चेक फ्रॉम द कस्टमर एट द सेम टाइम। तो इस केस में चेक भी मिल चुका है और उसने गुड्स बेच भी दिया है कस्टमर को। तो ये हमारे लिए एक सो फॉर श्योरिटी है कि मतलब कि इनकम होगा ही होगा। बट ये इसको हम ये नहीं ट्रैक कर सकते कि मतलब कि ये प्रूडेंस कंसेप्ट में आ जाएगा और ये चेक कभी भी या तो मतलब इट माइट बी क्लियर हो या ना हो, ऐसा नहीं। ये क्लियर होगा, हम यही मान के चलेंगे। और इस चेक का जो इनकम है, ये इनकम को हम रिकॉग्नाइज भी करेंगे, और जो कस्टमर अपने जो बुक्स में जो एक्सपेंस है वो अपने बुक्स में एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करेगा। हाँ, अगर कोई कस्टमर ऐसा है जो ₹5 लाख दिया है किसी गुड्स के अगेंस्ट में, और उसको हमने एक साल पहले गुड्स बेचा था या 2 साल पहले गुड्स बेचा था, और उससे बहुत ज़्यादा हम चेस कर रहे हैं या फॉलो अप कर रहे हैं कि पैसे के बारे में, और बड़े मुश्किल से उसने ₹5 लाख दिए हैं, तो ऐसे केसेस में अकाउंटेंट पहले ही जजमेंट कर लेता है कि जहाँ से अगर कस्टमर से कोई पेमेंट आने में डिफिकल्टीज है, या वो पेमेंट नहीं करेगा, या उसकी श्योरिटी नहीं है कि वो पेमेंट पूरा कंप्लीट करे, तो उस केस में हम उस एक्सपेंसेस को या उस इनकम को हम क्या मान लेते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, या डाउटफुल डेट के अंडर हम उसे पार्क कर देते हैं। तो ऐसे एक्सपेंसेस जिसकी एक्सपेंसेस को हम डाउटफुल डेट मानते हैं, या जिस इनकम के लिए हम डाउटफुल डेट होते हैं, उस कंसेप्ट को हम क्या कहते हैं, प्रूडेंस कंसेप्ट, और इसको हम अपने बुक्स में डाउटफुल डेट के नाम पे ही रिकॉर्ड करते हैं। तो आई थिंक ये आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट कंसेप्ट में हम चलते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट जो लास्ट कंसेप्ट है इस अकाउंटिंग कंसेप्ट का, द एक्यूरल कंसेप्ट। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये ध्यान से आप समझिएगा, क्योंकि इस कंसेप्ट के बेस पे ही हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं, और सब कुछ हम इसी के थ्रू या इसी कंसेप्ट के थ्रू हम एनालाइज भी करते हैं। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को पहले हम मैं इंग्लिश में डेफिनेशन लिखा हुआ है, वो क्या है? दिस कंसेप्ट वी कैन से दैट द कैश एंड क्रेडिट बेस्ड ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉग्नाइज और कीपिंग इन बुक्स ऑफ अकाउंट while making entries. If normally business doing credit based transaction with customer, then they have a right to be claimed that the money from customer. For example, purchase a goods with Rogan ₹3 lakh and payment terms is 90 days credit. So we can record this transaction because after the 90 days, the claim money from Rogan will be valid. ठीक है, तो इस केस का मतलब क्या है कि अगर मैं कोई क्रेडिट बेस पे परचेज या सेल या कोई भी ट्रांजैक्शन जो उधारी पे कर रहा हूँ, तो वो ट्रांजैक्शन 90 दिन के बाद हो या 10 दिन के बाद हो या 5 दिन के बाद हो या तुरंत हो, चाहे वो कैश बेसिस में हो या बैंक बेसिस में भी हो या क्रेडिट बेसिस में भी हो, वो सारे के सारे ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करेंगे। और ये हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाएंगे कि ये इस साल का ही खर्चा है और ये इस साल में ही हमें पे करना था। ड्यू टू सम रीज़न या अनसर्टेनिटी के कारण में भी हमने डील तो कर लिया और ट्रांजैक्शन हो गया, बट हम पेमेंट जो है नेक्स्ट नेक्स्ट ईयर कर रहे हैं या नेक्स्ट मंथ कर रहे हैं। बट जो भी एक्सपेंसेस जिस साल का है वो उसी साल रिकॉर्ड होगा, और ये क्रेडिट बेस में अगर कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है तो वो क्रेडिट बेस में ही हम रिकॉर्ड करेंगे उसको। ठीक है, तो ये 5 कंसेप्ट है जो अकाउंटिंग कंसेप्ट के बारे में मैंने अभी आपको बताया था। इन 5 कंसेप्ट के थ्रू ही हम अपने अकाउंट्स के आगे जो भी ट्रीटमेंट है वो करते रहेंगे। तो आई थिंक मेरे को लगता है कि ये 5 कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई इसमें कोई डाउट है तो प्लीज़ कॉन्टेक्ट मी, मैं इसको अच्छे से आपको क्लैरिफाई कर दूंगा, अगर आप मेरे को पर्सनली कोई कांटेक्ट करता है इस चीज़ के ऊपर।
नाउ हम दूसरे टॉपिक में चलते हैं, जो आज हमारा दूसरा टॉपिक है। हमारा आज दूसरा टॉपिक है गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट्स। अच्छा, बहुत से लोगों के लिए मैं ये बता दूं कि मतलब कि बहुत से लोगों के लिए जर्नल एंट्री जो है प्रिपरेशन करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उनको दिक्कत होती है नॉमिनल अकाउंट के बारे में या रियल अकाउंट या पर्सनल अकाउंट में बाइफिकेशन करना। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि नॉमिनल, रियल और पर्सनल अकाउंट जो है ये तीन अलग अलग अकाउंट हैं। इनके जो रूल्स होते हैं जर्नल एंट्री प्रिपेयर करने का या लेजर बनाने का, डेबिट और क्रेडिट का कंसेप्ट जो होता है वो डिफरेंट होते हैं। तो पहले मैंने आपको यही उठाया कि मतलब कि इन तीनों का जो डेबिट एंड क्रेडिट रूल है वो कैसे करते हैं, जिसको हम कहते हैं गोल्डन रूल। तो पहले हम ये कहते हैं कि नॉमिनल अकाउंट के ऊपर चलते हैं। नॉमिनल अकाउंट के दो चीज़ें हैं, डेबिट और क्रेडिट। डेबिट का मतलब एक्सपेंसेस और लॉसेस, सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस को हम डेबिट में रिकॉर्ड करते हैं। और यही क्रेडिट जो होता है हमारा नॉमिनल अकाउंट का, वो होता है सारे इनकम एंड गेन्स। ऐसे ही हमारा दूसरा अकाउंट है जो रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट को दो हिस्सों में हमने बांटा है, डेबिट में और क्रेडिट में। और डेबिट में जो आते हैं रियल अकाउंट, वो है व्हाट कम्स इनटू द बिजनेस, मतलब बिजनेस के अंदर क्या आया वो हम डेबिट में लेते हैं। और रियल अकाउंट में जो क्रेडिट बेस में होता है वो है व्हाट गोज आउट ऑफ बिजनेस। अच्छा, बिजनेस से क्या गया ये हम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। ऐसे ही हम पर्सनल अकाउंट जो हमारा होता है उसके अंदर भी डेबिट और क्रेडिट का जो रूल है वो है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। मतलब डेबिट जो रिसीव कर रहा है और क्रेडिट जो दे रहा हो अपने उसमें। तो ये तीन अकाउंट है जो डिफरेंट अकाउंट है, और इनके जो गोल्डन रूल है वो भी डिफरेंट डिफरेंट है। तो आपको पहले ये समझ याद या ये समझना पड़ेगा कि मतलब डेबिट में क्या आएगा, क्रेडिट में क्या आएगा, नॉमिनल अकाउंट में हो या रियल अकाउंट में हो या पर्सनल अकाउंट में। जब तक ये क्लैरिटी नहीं होगी, हम जो जर्नल एंट्री आगे पढ़ेंगे उसमें बड़ी दिक्कत आएगी। तो आई थिंक ये आपको आज क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये बहुत सिंपल वर्ड में मैंने आपको एक्सप्रेस किया हुआ है। अगर आपको इसमें भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ कॉन्टेक्ट मी। चलिए हम अगले टॉपिक में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डेफिनेशन ऑफ ट्री अकाउंट। जैसे मैंने अभी ऊपर बताया मैंने आपको कि पर्सनल अकाउंट होते हैं, रियल अकाउंट होते हैं और नॉमिनल अकाउंट होते हैं। तीन डिफरेंट अकाउंट है हमारे पास। तो तीनों का मतलब डेफिनेशन क्या है, जब तक ये नहीं पता होगा या इसके अंदर क्या क्या आते हैं ये नहीं पता होगा, तो हम उस डेबिट और क्रेडिट रूल को भी कैसे अप्लाई करेंगे। तो पहला मैंने जो अकाउंट उठाया है वो है पर्सनल अकाउंट। चलिए अब पर्सनल अकाउंट के बारे में पहले थोड़ा समझते हैं। पर्सनल अकाउंट का मतलब है कि किसी पर्सन का नेम या आर्टिफिशियल पर्सन, जैसे कंपनी का नेम हो या फर्म का नेम हो, कॉर्पोरेट कंपनी का नेम हो, गवर्नमेंट कंपनी का नेम हो, ये सब। या फिर रिप्रेजेंटेटिव पर्सन अकाउंट नोन एज पर्सनल अकाउंट। अब रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट का मतलब है जैसे हमारे खाते खुले रहते हैं बैंक में, तो बैंक में जो खाता जो खुला रहता है बैंक हमारे तरफ से उस अकाउंट को रनिंग कर रहा है, तो उसे हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो जैसे मैंने एक नीचे एग्जाम्पल दे रखे हैं कई सारे, मोहन अकाउंट, रानी अकाउंट, केशव अकाउंट। ये जो अकाउंट है ये सीधा सीधा एक पर्सन के नाम पे अकाउंट खोला है हमने, तो इसको हम कहते हैं पर्सन अकाउंट नेम। यही अगर मान लो किसी कंपनी का नेम है इन्फोटेक अकाउंट, टाटा अकाउंट एक्सेट्रा, तो इसको हम आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट के नेम पर डाल सकते हैं। और ऐसे ही कोई अगर मान लो कोई सैलरी पेएबल अकाउंट है, मतलब किसी को सैलरी देना है किसी ग्रुप ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय को, तो उसको हम एक नाम दे देते हैं सैलरी पेएबल अकाउंट। ये एक बिहाफ है सभी ग्रुप का, मतलब एक मान लो एक ग्रुप में 10 एम्प्लॉय हैं, तो 10 एम्प्लॉय के बिहाफ में इस ग्रुप का एक नाम दे दिया सैलरी पेएबल अकाउंट। इनको हमें सैलरी देना है, अभी तक दिया नहीं जो। ऐसे ही कोई रेंट पेएबल अकाउंट है या बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट है या बैंक अकाउंट है, तो ये सारे अकाउंट जो होते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सन अकाउंट के नेम नेम के अंदर फॉल करते हैं। तो आई थिंक आपको आज समझ में आ गया होगा कि पर्सनल अकाउंट का मतलब क्या होता है। पर्सनल अकाउंट में कितने कितने कैटेगरी के ऑफ पर्सनस नेम आते हैं, इन नेमों को हम किसके अंडर फॉलो करते हैं। अब इसमें डेबिट एंड क्रेडिट रूल हम कैसे अप्लाई करें ये हम आगे अपने जर्नल एंट्री में मैं आपको सिखाऊंगा। तो अब चलिए अगला अकाउंट जो हमारा है, अगला अकाउंट है हमारा रियल अकाउंट। अब रियल अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट भी बड़ा कंफ्यूजिंग होता है कभी कभी जब पर्सनल और रियल अकाउंट में आ जाता है। तो इसका टिन लाइन डिफरेंस ये समझिए, कोई भी चीज़ अगर आप छू सकते हो या महसूस कर सकते हो, पर वो चीज़ होना चाहिए, जैसे कि थिंग्स, पोजीशन और प्रॉपर्टीज। ये तीन आइटम में से कोई अगर छूना या महसूस कर सकते हो, टेंजेबल और इंटेंजेबल एक्सिस्टेंस, तो उसको हम कहते हैं रियल अकाउंट। जैसे कि कैश, कैश हार्ड कैश है हमारे हाथ में, दैट इज कॉल्ड रियल अकाउंट, क्योंकि वो हम छू सकते हैं, हम किसी को भी उसको दे सकते हैं।
ऐसी मशीनरी जो हमारे कंपनी के अंडर है तो मशीनरी अकाउंट, और ट्रेडमार्क अकाउंट, पेटेंट अकाउंट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, ये सारे एक एग्जाम्पल्स हैं रियल अकाउंट के। आई थिंक आपको ये रियल अकाउंट भी आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अगले अकाउंट के बारे में। अगला अकाउंट है हमारा नॉमिनल अकाउंट। अब नॉमिनल अकाउंट का मतलब क्या है? नॉमिनल अकाउंट का मतलब है कि दिस अकाउंट इज इंक्लूड एक्सपेंसेस और लॉस एंड इनकम और गेन्स अकाउंट। मतलब जितने भी आपके खर्चे हैं या नुकसान या कोई भी आमदनी हो या इनकम हो या गेन्स हो, लाभ हो रहा हो, तो उन सभी को हम इस अकाउंट के अंदर फॉल कराते हैं। इसका भी मैंने एक एग्जांपल आपको दिया है। सैलरी पेड अकाउंट, कमीशन पेड अकाउंट, रेंट पेड अकाउंट, ट्रैवल एक्सपेंसेस अकाउंट एक्सेट्रा। अच्छा, एक चीज़ डिफरेंस समझ लीजिए, जो हमने पर्सनल अकाउंट में मैंने एक चीज़ लिखी थी सैलरी पेएबल अकाउंट, और यहाँ मैं लिख रहा हूँ सैलरी पेड अकाउंट। तो दोनों में बहुत डिफरेंस है, वर्ड का बहुत डिफरेंस है। तो हमें वर्ड अच्छे से समझना चाहिए कि क्योंकि वर्ड से ही हम अपने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बारे में आगे हम एनालाइज करते हैं या हम रिकॉर्डिंग करते हैं। तो सैलरी पेड का मतलब है हम सैलरी पे कर चुके हैं, और सैलरी पेएबल का मतलब है सैलरी पेएबल करने के लिए हमने लाइबिलिटी क्रिएट की है। तो लाइबिलिटी क्रिएट करना एक अलग चीज़ है और लाइबिलिटी को पे ऑफ करना एक अलग चीज़ है। तो इन दोनों के ऊपर बहुत डिफरेंसेस हैं। जहाँ पे भी पेड है वहाँ मतलब हम पे कर चुके हैं, इसलिए ये एक्सपेंसेस नॉमिनल अकाउंट होते हैं। अगर यही पेएबल होता तो ये हमारा पर्सनल अकाउंट में होता। आई थिंक दोस्तों आज आपको सारे ये तीनों के तीनों अकाउंट के बारे में जो मैंने बताया, इस तीनों अकाउंट के जो डिफरेंसेस है वो आपको समझ में आया होगा क्लियरली। अगर आपको अभी भी कहीं ऐसा दिक्कत आ रही है कि मतलब आपको कोई अकाउंट के बारे में बाइफिकेशन या आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पा रहे हो, तो प्लीज़ कमेंट ऑन माई वीडियो। मैं आपको उस क्वेरी को सॉल्व करने को तैयार हूँ, या फिर आप मेरे को पर्सनली कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ओके, नाउ चलो आगे हम आज के अगला टॉपिक जो लास्ट टॉपिक है उसके बारे में चलते हैं, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं, ताकि आप लोगों को कैसे वो प्रिपेयर कर सकते हो जर्नल एंट्री, और कैसे आगे आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पहले अपना लेजर सही बना सकते हो, उसके बारे में आज आपको मैं बताता हूँ। चलिए चलिए आज हम जर्नल एंट्री प्रिपेयर कैसे करते हैं उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। अभी मैंने एक एग्जांपल लिया है, इफ़ डिपॉजिट द कैश इनटू द ICICI बैंक अकाउंट ₹5000। तो मैंने इसके अंदर दो चीज़ें हैं, या फिर दो अकाउंट कह सकते हैं हम इसके अंदर, कि मतलब कि देयर इज अ टू अकाउंट अबव इन लाइन। दो अकाउंट मतलब बाइफिकेशन कर रखा है, जैसे कि पर्सनल अकाउंट जिसको हम डिनोट कर रहे हैं ICICI बैंक अकाउंट, या फिर दूसरा अकाउंट जो है हमारा इस लाइन के अंडर है वो है रियल अकाउंट जिसको हम डिनोट कर रहे हैं कैश अकाउंट। तो अब इसकी एंट्री कैसे बनेगी? तो पर्सनल अकाउंट की जो एंट्री है उसके लिए मैंने गोल्डन रूल बताया था मैंने, कि डेबिट द रिसीवर, वो वाला रूल अप्लाई होगा यहाँ पे। और यहाँ जब ये अप्लाई होगा तो सीधा सीधा ये आएगा कहाँ पे? डेबिट में, ICICI बैंक अकाउंट डेबिट 5000। और यही अगर हम रियल अकाउंट का गोल्डन रूल हम पढ़ेंगे तो उसमें हमारा जो क्रेडिट का जो रूल है वो है क्रेडिट व्हाट गोज आउट ऑफ अ बिजनेस रूल। तो इसका मतलब है कि जो हमारा जो कैश जो है वो हमारे हाथ से जा रहा है, जब हमारे हाथ से या फिर हमारे बिजनेस से जब हमारा वो रियल आइटम या टेंजेबल आइटम जो भी है वो अगर हमारे हैंड बिजनेस से गोज आउट हो रहा है तो उसको हम क्रेडिट में लिखते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे डिनोट किया है टू कैश अकाउंट 5000। आई थिंक ये जर्नल एंट्री जो है आपको सबको समझ में आया होगा। चलो अब हम नेक्स्ट जर्नल एंट्री के बारे में मूव करते हैं, जो हमारा नेक्स्ट पेज में। दूसरा एग्जाम्पल है रेंट पेड फॉर ऑफिस इंडियन रुपीज इज 50,000 थ्रू नेट बैंकिंग ICICI बैंक। इसमें भी दो अकाउंट हैं, एक है नॉमिनल अकाउंट, एक पर्सनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में जो आता है वो है ऑफिस रेंट पेड, जो मैंने आपको पहले भी बताया था रेंट पेड। रेंट पेड मतलब नॉमिनल अकाउंट में आएगा। और हमारा जो पर्सनल अकाउंट में जो आता है वो है ICICI बैंक अकाउंट, जो रिप्रेजेंटेटिव पर्सन नेम है। तो अब इसकी एंट्री कैसे होगी? नॉमिनल अकाउंट का जो डेबिट होता है वो है लॉस और एक्सपेंसेस, और क्रेडिट होता है गेन और इनकम। तो यहाँ पे क्या है, हम पेड कर रहे हैं तो एक तरीके से लॉस और एक्सपेंसेस है, तो ये हमारा डेबिट में आएगा ऑफिस रेंट अकाउंट डेबिट 50,000। ऐसे ही पर्सनल अकाउंट में जो हमारा जो डेबिट होता है वो है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे जो क्रेडिट है वो गिवर है, एक तरीके से हमारे बैंक अकाउंट से पैसा निकल रहा है और जिस पर्सन के पास जाना चाहिए उस पर्सन पे जा रहा है। तो एक तरीके से जब हम एक्सपेंस हम पे कर रहे हैं तो हमारा गिवर हो रहा है एक तरीके से पर्सन का। तो जब पर्सन गिवर हो रहा है तो इस केस में हमारा जो ये एंट्री आएगी वो टू ICICI बैंक क्रेडिट साइड 50,000। आई थिंक आपको ये जनरल एंट्री बनाना आ गया होगा, या आपको जनरल एंट्री का जो बाइफिकेशन करते हैं जैसे नॉमिनल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट और ये रियल अकाउंट, वो बाइफिकेशन करना आ गया होगा।
तो ऐसे ही मैं आपको अब आगे के जो वीडियोस हैं मैं आपके एडवांस अकाउंटिंग के बारे में और मैं आगे अगले वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा। अभी तक इस वीडियो में जो भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे को कांटेक्ट कीजिए और या फिर सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको पसंद आया तो, या फिर कोई भी चीज़ अगर आपको अच्छा लगे या कोई भी चीज़ आपको इम्प्रूवमेंट लग रहा है कि इम्प्रूवमेंट करना चाहिए मेरे इस वीडियो के अंदर, तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट कीजिए उन वीडियो में, और मैं उस इम्प्रूवमेंट एरियाज़ को मैं उसको लुकआउट करूँगा और मैं अपने आप को इम्प्रूव करूँगा। आई थिंक आपको इस सेशन में या पूरा इस चैप्टर के अंदर जो पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने अकाउंटिंग कंसेप्ट के बारे में मैंने आपको बताया था वो बिल्कुल समझ में आया होगा और क्लैरिटी होगी। और स्टिल आपको कोई क्लैरिटी चाहिए तो प्लीज़ कॉन्टेक्ट मी। Please do like, share, subscribe and comment on my video, and please do the share more and more to viewers. Thank you.